गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बारे में अध्ययन किया, जिससे कि हम सेंटेंस के पैटर्न को और उन टेंसेस में शामिल तत्वों को, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी तत्व जो है वो प्रत्येक सेंटेंसेस में आते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया, जिससे कि हम जो है उन तत्वों को समझ सके कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नाउन है, जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उनको जान सके। इसलिए अपन ने जो है वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बारे में अध्ययन किया। आज मैं जो है 6th क्लास का अपना पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चों, अगर हमें अंग्रेजी के किसी भी पार्ट के अर्थ को, उसके भावार्थ को सही प्रकार से, एक उचित तरीके से, अच्छी तरह से उसकी निहितार्थ को समझना चाहते हैं, तो हमें उस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो इस पाठ में आए हैं वो समझाने का प्रयास किया है। मैं एक शब्द को जो है वो समझाऊंगा, आप ध्यान से उसको सुनेंगे। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है होमवर्क में इन स्पेलिंग्स को लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लेसन का जो फर्स्ट लेसन है, नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये अपना लेसन। तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया है कि ये जो टॉपिक है इसका अर्थ क्या है, टॉपिक क्या कह रहा है, किसके बारे में टॉपिक है। तो सबसे पहले इन स्पेलिंग्स को, इन कठिन शब्दों को जो है, इस टॉपिक को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि टॉपिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये शब्द जानते ही आपको मालूम हो जाएगा कि टॉपिक क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है WHO, हु। हु का मतलब वैसे तो होता है कौन या जो, अगर प्रोनाउन है तो, लेकिन यहां पर जो है वो इसका अर्थ है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इसका अर्थ है किसने, किसने, ठीक है। WHO, हु यानी किसने, अच्छी तरह से याद आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा शब्द है जो कि एक वर्ब है, आपको मालूम होगा, और वर्ब है, कौन सी वर्ब है ये, डू। आपने देखा होगा वो दो प्रकार से कार्य करता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है ये। और इसकी 3 फॉर्म्स होती है। सेकंड फॉर्म इसका होता है पास्ट फॉर्म, जिसको कहते हैं डिड, और थर्ड फॉर्म इसका होता है डन। तो ये जो है वो आपने देखे होंगे। तो अपने पास आज जो है शब्द आया है डिड, ठीक है। करना, डू, DO, डू यानी करना, DID, डिड यानी किया, और डन, DON, डन यानी कर चुका। अपने पास में क्या है वर्ब, डिड। DID, डिड यानी किया, ठीक है। तीसरा शब्द है जो कि एक नाउन है, नाम है किसी का, पैट्रिक, नाम है पैट्रिक, ठीक है। और पीछे ये जो है वो एपोस्ट्रोफी लग करके एस आया है, इसका मतलब होता है का, के, ऐसा अगर किसी के पीछे है, ठीक है, इसको ज बोलते हैं पैट्रिक्स या पैट्रिक्स, ठीक है। तो
इसका अर्थ होता है का या के या की। ठीक है, तो पैट्रिक का, पैट्रिक्स कर दो या पैट्रिक्स की जगह पैट्रिक्स करो। ठीक है, पैट्रिक का, पैट्रिक नाम का लड़का है उसका। ठीक है, उसके बाद होमवर्क, जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हो, HOMEWORK, होम और वर्क, होम और वर्क, गृह और कार्य, होम का गृह और वर्क का कार्य, यानी गृह कार्य, घर का कार्य। ठीक है, तो ये हो गया इस पाठ का ट्रांसलेशन। पाठ का मतलब क्या हो गया? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? क्या हो गया? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। ठीक है, तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब जो है आपको इसके इस पाठ में जो आए हैं कठिन शब्द, उनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि शब्द जो है वो सभी आप पढ़े हुए हैं, कोई नया शब्द नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी हो सकता है कि एक दो शब्द ऐसे नए हो जो कि आपको मालूम नहीं है, तो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मैंने जो भी शब्द जो है डिफिकल्ट लग रहे थे, हो सकता है किसी बच्चे को ना आ रहे हो, तो इस हिसाब से मैंने एक तरफ से जहाँ तक संभव हुआ है शब्दों को लेने का प्रयास किया है। शब्द है नेवर, NEVER। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। इसका विलोम शब्द होता है, आपने देखा होगा EVER, एवर, एवर यानी कभी कभी, और नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है, आपके शब्द आया नेवर, नेवर जहां लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है कभी नहीं। दूसरा शब्द है बोरिंग, BORING। बोरिंग शब्द सुने होंगे आपने, बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है, एक तो बोरिंग का मतलब होता है छेद करना, जो अपने साधारण भाषा में यहाँ पर आपने सुना कि बोरिंग किया गांव में वगैरह में, जैसे बोरिंग करते हैं पानी के लिए वगैरह के लिए, तो वो शब्द बोरिंग का मतलब उसका होता है छेद करना। जमीन में छेद करके बोरिंग किया जाता है, वो नाउन होता है, वो होता है नाउन। लेकिन यहाँ पर बोरिंग जो है वो दूसरा है, जिसका अर्थ होता है उबाऊ। उबाऊ मतलब कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें अपना मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसमें रुचि नहीं होती है। ठीक है, उस कार्य को कहते हैं उबाऊ। इंग्लिश का वर्ड है बोरिंग, BORING। ठीक है, उसके बाद में शब्द है आपके सामने इंस्टिंक्ट, INSTEACT। इंस्टिंक्ट का मतलब के सिवाय, बजाय, मतलब किसी कार्य को छोड़ करके, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई को छोड़ करके जो है वो पढ़ाई के बजाय जो है दूसरा कार्य करे, खेलने स्टार्ट कर दे, पढ़ाई के बजाय खेले, तो इसको बजाय के लिए जो है वो इंस्टिंक्ट शब्द होता है इंग्लिश में। और जाना पहचाना शब्द है आपके सामने लर्न, LEARN। लर्न का मतलब होता है सीखना, किसी भी चीज को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, वो होता है लर्न, LEARN। ठीक है, उसके बाद भी एक नया शब्द है आपके सामने इग्नोर, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञानी, IGNORAMUS, इग्नोरेंस, अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी, धूर्त। ठीक है, इसके लिए इग्नोरेंस शब्द है। फिर जान पहचान शब्द समटाइम्स, SOMETIMES, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, समटाइम्स। नाउ वर्ब है आपके सामने हेटेड। हेट होता है शब्द, हेट से हेटेड बना है, हेट से बना है हेटेड। हेट शब्द आपने पढ़ा होगा, हेट, HAT,
इसका घृणा करना, घृणा करना, और हेटेड यानी घृणा की, और हेटेड यानी घृणा कर चुका। ठीक है, तो ये चीज जो है वो वर्ब है, और हेटेड यानी घृणा की। उसके बाद में आपके सामने शब्द है ग्रैब्ड, GRABBED। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है झपटा मार करके, जैसे बिल्ली झपटा मारती किसी पक्षी के ऊपर या किसी जीव के ऊपर झपटती है, तो झपटना जो होता है वो कहलाता है ग्रैब। और ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, GRAB। ग्रैब होता है झपटना, झपटना, ठीक है। और यहाँ पर झपटा या झपटी, झपटी होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, झपटना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो है वो होगी ग्रैब, झपटी या झपटा, और थर्ड फॉर्म भी होगी ग्रैब, ठीक है। ये दोनों फॉर्म जो थर्ड और सेकंड जो है वो ग्रैब होगी, ये भी वर्ब है, GRABBED, ग्रैब यानी झपटी। फिर आपके सामने एक शब्द आया है टीनिएस्ट, टीनिएस्ट इंग्लिश में शब्द होता है टाइनी, TINY। टाइनी का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। आपने सुना होगा टैनी, टैनी, टैनी कहते हैं मारवाड़ी में टैनी, ठीक है। तो ये शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है, अपभ्रंश जो है वो टैनी, उसको इंग्लिश में टाइनी कहा जाता है, उससे ही जो है वो ये बना है टीनिएस्ट, सूक्ष्म और सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, टीनिएस्ट, TINIEST, टीनिएस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द आया है साइज। तो साइज तो आपको मालूम होगा, SIZE, साइज यानी आकार। फिर है वुल, WOOL। वुल का मतलब होता है ऊन, ऊन होती है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे चादरें वगैरह बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं वुल। ओल्ड फैशन, OLD, ओल्ड, और SHIONED, ओल्ड फैशन यानी पुराने प्रकार का, पुराने प्रकार का, पुराने तरीके का, उसको कहेंगे ओल्ड फैशन। वीच शब्द है, वीच, WITCH। वीच का मतलब होता है जादूगरनी, चुड़ैल, भूतनी, ठीक है, इनको कहेंगे वीच। फिर है येल्ड, शब्द है येल, YELL। येल का मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। और यहाँ पर अपने सामने क्या है, YELD, येल्ड यानी चिल्लाया, पांच फॉर्म है इसका, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी इसका येल्ड ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आपके सामने शब्द है ग्रांट, GRANT, ग्रांट। ग्रांट का मतलब प्रदान करना या देना, GRANT, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद में एक शब्द आता है सेमेस्टर, SEMESTER, या सेमेस्टर का मतलब होता है सत्र, सत्र। उसके बाद लिखा एज, और वापिस वही देखो बैटरी जिसमें आया था ऐसा एज, ठीक है, यानी ए का दर्जा, ए का दर्जा, ABC रैंक आती है, सुना होगा आपने कि उसके ए आया, उसके A+ आया, उसके B आया, उसके B+ आया। तो ये सब जो है वो रैंक या दर्जा कहलाते हैं। तो ए का दर्जा, प्रथम दर्जा कहते हैं इसको। और रिंकल्ड, रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड, रिंकल से रिंकल्ड बना है, ये देखो रिंकल्ड, WRINKLED,
वाला, दूरियां पड़ा हुआ। ठीक है, तो दूरियां कैसे पढ़ते, कैसे दूरियां मतलब कोई बात आपको कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जाए, आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, अचानक ऐसी स्थिति आए जिससे अपन विचार करने लगे, सोचने लगे, तब जो अपना चेहरा जो बढ़ता है वो रिंकल्ड फेस कहलाता है। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप आसानी से इनको समझ गए होंगे। और कुछ शब्द जो है मैं अगले लेसन में समझाऊंगा और उसके बाद अपने पाठ का ट्रांसलेशन होगा और फिर जो है पीछे का जो है वो होमवर्क आपको प्रश्न उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो आपको डाले जाएंगे। और आज का आपका होमवर्क जो है वो ये डिफिकल्ट वर्ड है, आपको लर्न करने हैं। मैं ट्रांसलेशन करवाता हूँ, उससे पहले आपको इनका मीनिंग और स्पेलिंग्स अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, जिससे कि अनुवाद करवाते समय, ट्रांसलेशन करवाते समय आप आसानी से उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को आसानी से समझ सको। इसलिए इसको गंभीरता से लेकर के अच्छी तरह से तैयारी करने का, सीखने का, याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज के इतना ही। कल आगे वाले इसी पाठ के आगे वाले जो स्पेलिंग्स जो है उनके साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।